इस बार भारत ने बड़ी चालाकी से काम लिया है, जिसके बाद चाइना के कई सारे मंसूबों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान भारत ने एक बड़ा ऐलान करके चाइना के दुखते रग पर हाथ रख दिया है। जानते हैं जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आज मैं शुरुआत करूंगी कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से। 1950-1980 का दौर था और उस समय सोवियत संघ ने सैकड़ों मछली पकड़ने वाले जहाज बना दिए थे और इस मछली पकड़ने वाले जहाजों को काम सौंपा जाता था। क्या काम सौंपा जाता था कि आप अंतर्राष्ट्रीय पानी में तैरो, मतलब जाओ, तैनात रहो, और जैसे ही आपको अमेरिकी जहाज दिखे या अमेरिका के मिसाइल परीक्षण वाले इलाके दिखे, वहां पर आप तैयार रहना। उनके जहाज के साथ इलेक्ट्रॉनिक जासूसी उपकरण लगे हुए थे। इनका काम था अमेरिकी पनडुब्बियों की आवाज को, साउंड सिग्नेचर को रिकॉर्ड करना, रडार सिग्नल इकट्ठा करना और जहाजों की गतिविधियों को ट्रैक करना। अमेरिकी नौसेना इसे तकटेल्स कहती थी। ये जहाज अक्सर अमेरिकी युद्धपोतों के करीब आ जाते थे, परेशान करते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जल में होने की वजह से कुछ नहीं किया जा सकता था। फिर आया 1968 का दौर। अमेरिका ने भी उस समय अपना एक जासूसी जहाज बनाया, यूएसएस प्लूबलो, और अमेरिका ने कहा कुछ नहीं भाई, हम तो पर्यावरण के बारे में जानते हैं। इन्होंने उत्तर कोरिया के तट के पास खुफिया जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन उत्तर कोरिया तो उत्तर कोरिया है। 23 जनवरी 1968 को उत्तर कोरिया की नौसेना ने इसे पकड़ लिया। जहाज पर सवार 83 क्रू में से एक मारा गया, बाकी को 11 महीने तक कैद में रखा गया। अब उत्तर कोरिया में कैसे रखा गया होगा ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अमेरिका ने कहा कि जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल में था, लेकिन उत्तर कोरिया ने कहा कि तुमने जासूसी किया। ये कोल्ड वॉर की सबसे बड़ी जासूसी जहाज घटनाओं में से एक थी, जिसने अमेरिका को शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। यूएसएस लिबर्टी 1967, ये भी अमेरिकी जासूसी जहाज था जो मिडिल ईस्ट में सिग्नल इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रहा था। 6 डे वॉर के दौरान इजरायली वायुसेना और नौसेना ने इसे गलती से हमला कर दिया। इजराइल का कहना था कि मिस्र का जहाज समझ लिया गया। 34 अमेरिकी इसमें मारे गए, 171 घायल हुए। यह घटना आज भी विवादास्पद है। प्रोजेक्ट एजोरियन 1974, अमेरिका की CIA ने एक विशाल जहाज ह्यूजेस ग्लोमर एक्सप्लोरर बनाया। क्यों बनाया था? जिसे गहरे समुद्र में खनिज की खोज के लिए उतारा गया था। असल में इसे एक खास मकसद सौंपा गया था। सोवियत संघ की पनडुब्बी K-129 1968 में डूब गई थी। समुद्र के तल से उसे उठाने के लिए, ताकि परमाणु मिसाइलें और उसके कोडबुक मिल सकें। ये कोल्ड वॉर की सबसे महंगी और गुप्त ऑपरेशन थी, जिसमें $800 मिलियन खर्च हुए थे, लेकिन सफलता आंशिक मिली थी। क्या रूस ने ये सब काम नहीं किया? हाँ, रूस ने भी किया। रूस का अनुसंधान जहाज यंत्र समुद्र तल के केबल्स की मैपिंग करता है आज भी। इसे माना जाता है कि ये जासूसी जहाज भी है। ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब कुछ न कुछ इस तरह से करते रहते हैं। अब मैंने ये कहानी आपको क्यों सुनाई? ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि जो आज दिख रहा है ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है। चाइना के नौसेना का 5वां जासूसी जहाज भारत की तरफ दौड़ा है। अब भारत की तरफ दौड़ा है तो कुछ न कुछ मकसद तो जरूर होगा। भारतीय महासागर क्षेत्र यानी इंडियन ओशियन रीजन में चीन के पहले से 4 जहाज थे। चीन का 5वां जासूसी जहाज दा यांग ही हाओ हिंद महासागर में दाखिल हो चुका है। इससे पहले ही चीन 4 जहाजों को भेज चुका है, लेकिन अब डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि ये जो जहाज हैं, ये जहाज मिसाइल ट्रैकिंग, सैटेलाइट निगरानी, समुद्र तल की रणनीतिक मैपिंग जैसे मिलिट्री जासूसी के लिए भेजा गया है। अब रिसर्च से ये बहुत सारी चीजें जुटा कर ले तो जाएंगे, लेकिन मन में सवाल आ रहा होगा, क्या भारत ने कुछ फायर वायर करने का सोचा है क्या? कोई नोटम शोटम तो नहीं है? हाँ, बिल्कुल नोटम है। स्क्रीन पर आप देखिए, ये जो नोटम है 17 से 20
दिसंबर का। और ये नोटम इस बार बहुत लंबा है, मलक्का स्ट्रेट वगैरह पार करते हुए 3,350 किलोमीटर का। अब इसमें क्या फोड़ने वाला है भारत पता नहीं, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जितनी लेंथ भारत ने दी है उतने लेंथ का भारत कुछ फोड़ने वाला नहीं है। इस बार माना जा रहा है कि इस लेंथ से कम ही होगा ताकि ट्रैकिंग न हो सके, क्योंकि भारत इस चीज को जानता है। पिछली बार भी भारत ने नोटम कैंसिल किया था। पहले नोटम भारत ने छोटा रखा था 17 से 20 दिसंबर वाले नोटम को, लेकिन अभी इसी नोटम को भारत ने बड़ा कर दिया है। तो क्या चाइना और भारत के बीच में सुलह नहीं होगी आगे चल के? भारत और चाइना के बीच में ना सिर्फ कंपटीशन होगा, इस बात को भारत भी बहुत अच्छे से जानता है। चाइना कब के भारत के खिलाफ खड़ा हो जाता अगर उसकी समस्या ताइवान में खत्म नहीं हो गई होती और अमेरिका के साथ पंगे उसके खत्म नहीं हो गए होते। तो यहाँ चाइना की मजबूरी है कि भारत के साथ वो व्यापार वगैरह लेकर आगे बढ़ रहा है, और एक परमानेंट शांति अगर आप सोच रहे हैं तो चाइना के साथ संभव नहीं होगा। कब तक ये शांति चलती है कहना मुश्किल, लेकिन जिस तरीके से हिंद महासागर में आक्रामक हो रहा है चाइना, ये आने वाले दिनों में आक्रामकता और देखने को मिलेगी और बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अब इसी बीच भारत भी एक्शन वाले मोड में आ रहा है। ताइवान जो कि चाइना का सबसे कमजोर नस है इस वक्त, और ताइवान की बात अगर कोई भी करता है तो बड़ी बौखलाहट देखने को मिलने लगती है चाइना के अंदर। चाइना और जापान के बीच में जो टेंशन है वो टेंशन अभी तक खत्म भी नहीं हुआ है। यहाँ तक बढ़ता हुआ दिख रहा है कि जापान पूर्व मिलिट्री जनरल को बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है चाइना ने। वो भी इसलिए क्योंकि जापान के पूर्व मिलिट्री चीफ इवासाकी ताइवान के लोगों के साथ मेल जोल बढ़ा रहे थे, और इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ जा रहे थे, ताइवान के साथ ज़्यादा दोस्ती बना रहे थे। दरअसल साल 2025 की शुरुआत में ताइवान की कैबिनेट ने इवासाकी को नीति सलाहकार नियुक्त किया था। इवासाकी 2012-2014 तक जापान की एसडीएफ के सबसे वरिष्ठ यूनिफॉर्म्ड अधिकारी थे। मार्च 2025 में ही चीन ने इस नियुक्ति पर विरोध दर्ज कराया था। ये कदम चीन जापान तनाव के बीच में आया है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाची के कहने के बाद से समस्याएं अभी बढ़ती ही जा रही है। चीन में अगर इवासाकी की कोई चल अचल संपत्ति होगी तो उनको फ्रीज कर दिया गया है। चीन के संगठन और व्यक्ति इवासाकी के साथ कोई लेन देन, सहयोग या अन्य गतिविधियां नहीं कर सकते हैं। इवासाकी को उनके मेनलैंड चाइना, हांगकांग और मकाऊ में वीजा या प्रवेश की मनाही है। ये प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं। ये दिखा रहा है कि दोनों के बीच कितने टेंशन हैं। लेकिन इसके विपरीत भारत और ताइवान मिलकर बना रहे हैं सप्लाई चेन। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार ताइवान और भारत के बीच अब आर्थिक सहयोग नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। दिसंबर महीने में ही ताइपे में एक बैठक हुई जिसमें ताइवान के उप अर्थव्यवस्था मंत्री सिंथिया कियांग और भारत के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया के बीच में सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए कई एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। यानी ताइवान के साथ भारत अपने व्यापार को तेजी से बढ़ाता जा रहा है। आपको क्या लगता है, भारत सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।